हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 23 जनवरी 2026 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक रहते हैं ये होते हैं पॉलिटी आयर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी। ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है जिनसे रिलेटेड हम जो है करंट की न्यूज को कवर करते हैं। और क्वेश्चन अक्सर इन्हीं मेजर सब्जेक्ट यानी कि ये कोर सब्जेक्ट को लेकर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल का आपका क्वेश्चन क्या था? which ruler was also called Mamallam and is believed to have founded Mamallapuram in Tamil Nadu। तो ये जो आंसर है यानी कि ये जो है ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपके लिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है किसी भी तरह का, तो फिर ये क्या होता है, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको एक एक क्वेश्चन डेली आपको याद करने को मिल जाता है। तो इसमें अक्सर जो हम पीवाईक्यूज भी लेकर आते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भी इनमें से मतलब कई बार आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय मतलब प्रथम नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो है उसको ममल्लन मतलब भी कहा जाता था। और जो है इसके मतलब ऐसा कहा जाता कि ममल्लमपुरम जो है वो तमिलनाडु में फाउंड किया गया, यानी कि वहां पर इसकी खोज हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए आज की हमारी फर्स्ट न्यूज। हमारी न्यूज पहली क्या आ रही है? इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प रोल्स आउट बोर्ड ऑफ पीस विद 19 नेशंस अटेंडिंग। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे, कल हमने देखा था कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने भारत को इनवाइट किया है बोर्ड ऑफ पीस में। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ पीस जो है उसमें भारत जो है एब्सेंट रहा है। तो हाल ही में अभी अमेरिका जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्विट्जरलैंड में जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस का अनौपचारिक इन्होंने लॉन्च किया, यानी कि इन्होंने अनावरण किया। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। ये बोर्ड मुख्य रूप से गाजा में युद्ध विराम को मजबूत करने, इसके साथ ही पुनर्निर्माण, स्थायी शांति के लिए बनाया गया। हालांकि ट्रंप इसे विश्व संघर्षों के समाधान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गाजा के अलावा अगर कहीं और ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कोई युद्ध जैसी सिचुएशन या फिर जहां पर जो शांति स्थापित करनी है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसका यूज वहां पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बोर्ड के लॉन्च या साइनिंग सेरेमनी में 19 देश जो थे उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष, विदेश मंत्री या फिर उनके और जितने भी जो सीनियर ऑफिसर या फिर सीनियर मिनिस्टर हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो सभी मौजूद थे। भारत इसमें जो है एब्सेंट रहा है, यानी कि भारत ने अभी तक इसमें शामिल होने की घोषणा नहीं की है और समारोह में कोई भी भारतीय अधिकारी भी मौजूद नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, तो ट्रंप कहता है कि 59 कंट्रीज जो है वो उन्होंने बोर्ड के ऊपर यानी कि साइन कर दिए हैं बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर। इसमें प्रमुख बातें अगर हम देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने 50 से 60 देशों के जो प्रतिनिधि या फिर अगर हम 50 से 60 देशों को जो है एक तरह से इनवाइट किया था, जिसमें भारत भी शामिल था। सेरेमनी में 19 देश, जिसमें पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ या फिर उनके जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए थे। इसके साथ ही सऊदी अरेबिया के भी, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, बहरीन, हंगरी, अजरबैजान, यानी कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन एशियन कंट्रीज इसमें मौजूद थी। कुछ पश्चिमी सहयोगी देश जिसमें फ्रांस, यूके, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, इनने हिस्सा नहीं लिया। मतलब ये जो कंट्रीज थी इन्होंने भी हिस्सा इस बोर्ड ऑफ पीस में नहीं लिया था, क्योंकि ये सभी भी एक तरह से नाटो का हिस्सा है। ठीक है, और ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अपना अलग से नाटो बना रहे हैं, जिसको बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि भारत की अनुपस्थिति के कारण क्या थे, सबसे पहला तो ये कारण रहता है कि संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीयता को चुनौती, यानी कि बोर्ड का जो चार्टर तैयार किया गया वो यूएन को बाईपास करने या फिर उसकी जगह लेने के जैसा बनाया गया है। भारत लंबे समय से यूएन केंद्रीय बहुपक्षीय जो व्यवस्था है उसका समर्थक रहा है, यानी कि यूएन को सपोर्ट कर रहा है भारत काफी लंबे समय से। इसमें शामिल होना भारत की मल्टीलेटरलिज्म वाली छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। कई यूरोपीय देश, जिसमें हमने पहले भी देखा जो फ्रांस है, नॉर्वे, स्वीडन,
वो भी इसी वजह से बाहर रहे कि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब जगह ले सकता है। इसके अलावा फिलिस्तीन प्रतिनिधि की कमी और दो राज्य समाधान बोर्ड जो था, यानी कि ये पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया, इसमें फिलिस्तीन अथॉरिटी या फिर हमास का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। भारत हमेशा से टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ रहा है, यानी कि उसका रुख है टू स्टेट सॉल्यूशन का, हमेशा ही भारत ने जो है समर्थन किया है। जीटीआरआई रिपोर्ट और जितने भी विश्लेषक क्या कहते हैं कि इसमें शामिल होना फिलिस्तीन आत्मनिर्णय को कमजोर कर सकता है, कि फिलिस्तीन को ये लगेगा कि अब जो है पूरा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो चुका है, यानी कि फिलिस्तीनियों को इससे क्या होगा, नुकसान होगा। भारत की जो पारंपरिक फिलिस्तीन समर्थक नीति है उससे भी टकराव हो सकता है। इसके अलावा कश्मीर भारत पाकिस्तान मुद्दे पर खतरा, बोर्ड में पाकिस्तान शामिल हो चुका है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने भारत से पहले भी पाकिस्तान को इनविटेशन दिए, और पाकिस्तान हमेशा तैयार रहता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, मतलब यूएन के द्वारा, सॉरी यूएस के द्वारा, कि वो कोई भी उसको न्योता भेजे तो वो चला ही जाता है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का दावा ट्रंप करीब 71 यानी कि 70 से ज्यादा बार ये कर चुके। भारत को इस चीज का डर है कि ट्रंप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस लिए करेगा, कश्मीर जैसे मुद्दों के लिए, यानी कि जो कश्मीर और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन अब जो है बोर्ड ऑफ पीस में अगर भारत भी उसमें चला जाता है तो जो ट्रंप है वो कहीं ना कहीं जो है भारत और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर सुलह करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि भारत की एक तरह से स्वायत्ता को खतरा है। इसके साथ ही पूर्वी विदेश जो सचिव उन्होंने क्या चेतावनी दी है कि इससे क्या होगा, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता बनेगी, यानी कि जो तीसरा पक्ष है इस मुद्दे में, कश्मीर भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें अगर तीसरा कोई पक्ष आया तो भारत की नीति के खिलाफ होगा। इसके अलावा संरचना इसकी कैसी, और ट्रंप की जो व्यक्तिगत सत्ता इसमें शामिल है, यानी कि जो ट्रंप है वो इसको लीड करेंगे अकेले ही। ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन है जिनके पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार, यानी कि जो फैसला इनका होगा वही फैसला माना जाएगा। जो स्थायी सदस्य यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं इस बोर्ड के, उनके लिए $1 बिलियन तक की रकम रखी गई, यानी कि $1 बिलियन अगर वो देंगे तो उनको सीट मिल जाएगी परमानेंट मेंबर की। भारत पे टू प्ले या फिर किसी एक नेता की व्यक्तिगत सत्ता वाली संरचना में शामिल नहीं होना चाहता। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट से भी मेल नहीं खाता, यानी कि हम जो है कभी भी इतना $1 बिलियन पैसा देकर परमानेंट सीट कहीं भी खरीदने के पक्ष में नहीं है। इससे क्या पता चलेगा कि पैसे से ही सिर्फ पावर है। इसके अलावा रणनीतिक जोखिम क्या है भारत के लिए, बोर्ड की शुरुआत क्या है, गाजा पुनर्निर्माण के लिए की गई है, लेकिन ट्रंप जो है इसको पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह भारत को भी डर है कि इसमें शामिल होने से अमेरिका के साथ संबंध मजबूत होंगे, लेकिन जो हमारे अरब कंट्रीज हैं या फिर अगर हम बाकी देशों की बात करें जिसमें जो रशिया या फिर और कंट्रीज जितनी भी हैं जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध चल रहे हैं, उनके साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, दूरी बढ़ सकती है। इसके साथ ही बोर्ड की लंबी उम्र और प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहा है कि जो बोर्ड है वो काफी लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रंप जो है वो खुद को एक तरह से यहाँ पर डोमिनेट मानेंगे, यानी कि ट्रंप जो है वो खुद को हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखेंगे, यूएस के हमेशा ही यूएस फर्स्ट की नीति को अपनाने वाले हैं। तो इस चीज से लेकर ये बोर्ड काफी लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। तो इसी तरह ये जो है भारत की मतलब इसी वजह से शामिल नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें कि भारत की यूएन की नीति आखिर क्या है, तो भारत लंबे समय से जो मल्टीलेटरलिज्म, उसके अलावा सुधार, रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित रहा है। इसके साथ स्वतंत्रता के बाद से भारत ने यूएन को पूरे विश्व की शांति, विकास और न्याय का एक प्रमुख मंच माना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे कि पुरानी इसकी संरचना, इसके पास जो वीटो पावर है उसका दुरुपयोग भी किया जाता है, और मतलब इन चीजों को लेकर भारत हमेशा से चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस में सुधार हो। 2026 में जब पूरा विश्व व्यवस्था जो मल्टीपोलर हो चुकी है और ट्रंप जैसे नेता के द्वारा जो यूएन के ऑप्शनल बोर्ड जैसे कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, तो भारत की नीति और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा जो है भारत हमेशा से बहुपक्षीयता का समर्थन रहा है। भारत मानता है कि पूरे विश्व की चुनौती है, जिसमें क्या हमारा जलवायु परिवर्तन की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है, आतंकवाद को लेकर महामारी, युद्ध, ये केवल सहयोग से ही सोल्यूशन इसका हो सकता है। इसके साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उस सुधार पर मजबूत रुख है। भारत G4 यानी कि जिसमें जो है भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान इसका एक प्रमुख सदस्य है।
यूएनएससी को 15 से बढ़ाकर 25-26 वाला बनाना चाहिए। तो भारत जो है इस चीज का समर्थन करता है कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 से 20 मेंबर से अब जो है 25 या फिर 26 मेंबर इसमें हो जाने चाहिए, इतनी कंट्रीज मेंबर होनी चाहिए। 6 परमानेंट सीट्स होनी चाहिए, जिसमें जो अफ्रीका को 2, इसके साथ लैटिन अमेरिका को 2 और पश्चिमी यूरोप को 1-1 मिली हुई है। भारत ने क्या कहा, सुधार में देरी से युद्ध और जो मानवीय संकट लगातार बढ़ सकता है। अगर यूनाइटेड नेशंस में जो है सुधार नहीं किया गया तो लगातार जो है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं युद्ध चल रहा है अलग अलग जगह पर, मानवीय संकट, उसकी तरफ जो है मतलब कि सुधार करने की जरूरत है और ये चीजें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा भारत क्या कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत के पास है, तेज आर्थिक विकास, इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता भी है और इसके साथ ही ग्लोबल साउथ का एक रिप्रेजेंटेटिव भी बन चुका है भारत। इसके साथ ही भारत जो है इस पे शामिल नहीं होना चाहता बोर्ड ऑफ पीस में, क्योंकि यूएन की भूमिका को खत्म कर सकता है या फिर चुनौती दे सकता है। भारत हमेशा से यूएन की तरफ मतलब केंद्रित रहा है और यूएन की नीतियों को ही पहल देता है या फिर उनमें सुधार करने की मांग करता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए भारत को। तो भारत यही चाहता है कि हम तो भाई यूएन में ही सुधार करेंगे, चाहे कैसे भी हो, किसी अलग से बोर्ड ऑफ पीस या फिर किसी और अलग से ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, ये हमारा एडिटोरियल है। एडिटोरियल क्या है, ब्रिक्स इंडिया समिट नीड्स अ ग्रीन एंड रिजिलियंट एजेंडा, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये जो ब्रिक्स है उस मतलब ब्रिक्स का जो समिट है, इंडिया का समिट है, उसको नई यानी कि इंडिया शिखर सम्मेलन के एक हरित और लचीली एक एजेंडे की जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वर्तमान पूरे विश्व में क्या चल रहा है। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं हमारे सामने, आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी हुई है, आपूर्ति श्रृंखला में जो है प्राकृतिक आपदाओं में लगातार जो आवृत्ति जो है बढ़ रही है। इससे क्या उभरती अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी जो है चुनौतियां जो है वो सामने आ चुकी है। बहुत सारी चुनौतियां हम देखने को मिल रही हैं। इसमें क्या है, ब्रिक्स जैसा मंच जिसमें क्या है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने नए सदस्यों के साथ जो जीडीपी है पूरे विश्व की जीडीपी का 40% और उस 40% से अधिक आबादी वाला जो हिस्सा है वो इन्हीं कंट्रीज के पास है, ब्रिक्स कंट्रीज के पास। इसीलिए उन्होंने कहा, मतलब यहाँ पर जो एडिटोरियल ये जो लेखक है ये क्या कहते हैं, ये समय है वह केवल आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर ग्रीन और रिजिलियंट विकास की एक एजेंडे को अपनाए। यानी कि हमें जो है ब्रिक्स को साथ में लेकर, यानी कि ब्रिक्स मंच के जरिए अब भारत को और जो बाकी इसकी जो कंट्रीज है, जिसमें हमने देखा अभी ब्राजील है, इसके अलावा रशिया है और इंडिया है, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो जो है इन सभी कंट्रीज को आपस में मिलकर एक ऐसा एजेंडा तैयार करना चाहिए जिसमें जो है जो हमें चुनौतियां पूरे विश्व की एक तरह से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां देखने को मिले उनका हम सुधार कर सके। इसके अलावा 2025 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था। ब्राजील के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और जलवायु वित्त पर पहली बार एक फ्रेमवर्क की घोषणा हुई थी कि जलवायु को क्लाइमेट के लिए कितनी फंडिंग की जरूरत है, किस प्रकार से होगी, ये सब इसमें जो डिस्कस किया गया था। और 2035 तक हर साल 300 अरब डॉलर की, यानी कि 300 अरब डॉलर की जलवायु निवेश की जो है इन्वेस्टमेंट, अरब डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट पर बात हुई थी, यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट जो है की जाएगी। ठीक है, तो विकासशील देशों के लिए ये रियायती शर्तों पर फंड उपलब्ध कराने के लिए था, यानी कि जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको ये फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड जैसे जितने भी प्रयास हैं, वनों की रक्षा, इसके साथ ही हमारी जो बायोडाइवर्सिटी उस पर भी जोर दिया गया। लेकिन ये जितने भी कदम उठाए गए थे रियो डी जेनेरियो में ये 2025 में, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो ये इतने सफिशिएंट नहीं है और यानी कि
पूरे, क्योंकि जो विकसित देश है वो वादे अपने पूरे नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर भी अभी तक निर्भरता हमारी बनी हुई है। अब देखिए भारत की बारी है। इस बार 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो सम्मेलन में ब्रिक्स को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की बात कही थी। बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एक तरह से इसका थीम था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था कि 2026 की जो अध्यक्षता है इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी होगी: बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि ये जो वर्ड्स है जिसमें है समुत्थानशीलता, इसके साथ नवाचार, सहयोग, स्थिरता, इन चीजों पर फोकस किया जाएगा 2026 में। और ये थीम न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि उन्होंने कहा इसको व्यवहारिक, यानी कि इसका हमें अपने बिहेवियर में भी यूज करना होगा। ठीक है। इसके अलावा हरित कार्य योजना की जरूरत क्यों है? क्योंकि ब्रिक्स देशों में जो है नवीकरणीय ऊर्जा, जो हम देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, इसके साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी, उसको बढ़ावा देकर पूरे विश्व की दक्षिण की आवाज जो है पूरे मजबूत हो सकती है। यानी कि ग्लोबल साउथ की जो साउंड है वो इसमें हमें जो ग्लोबल साउथ मजबूत होता नजर आएगा, जहां पर जो है इंडिया इसका रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। भारत पहले से ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, हरित हाइड्रोजन मिशन जैसे जो कदम उठा चुका है। ब्रिक्स में इसे विस्तार देकर सदस्य देशों के बीच हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इसके साथ ही फंडिंग मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं। COP30 के बाद की प्रक्रिया में भी विकासशील देशों की जो स्थिति है वो मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही हमें जो है एक लचीली कार्य योजना की जरूरत क्यों है, यहाँ पर उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जितनी हमें हरित कार्य योजना, यानी कि हमें ग्रीन, एक तरह से हमें ग्रीन एजेंडे की जरूरत है, उसी तरह से हमें जो है लचीली एजेंडा भी हमें बनाना होगा, जिसमें हम देखते हैं जलवायु की आपदा, महामारी, भू राजनीतिक तनाव और जितने भी व्यापार युद्ध जो अभी हमने देख रहे हैं, टैरिफ को लेकर जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं हर जगह, उन सभी के लिए काफी जरूरत है। इसके साथ ही ब्रिक्स में जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, स्वास्थ्य सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला, इन सभी पर जो है फोकस किया जा सकता है। ठीक है। भारत का जो DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है वो बाकी देशों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। इसके अलावा यदि ब्रिक्स इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाता है तो मंच केवल जो है प्रतीकात्मक होने के साथ साथ जो व्यवहारिक भी हो जाएगा। भारत अपनी अध्यक्षता में हरित रचीली एजेंडे को प्राथमिकता देना चाहता है, यानी कि देनी भी चाहिए। ये न केवल पर्यावरण का संरक्षण करेगा बल्कि हमारी जो आर्थिक समृद्धि उसको भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही पूरे विश्व में एक जो है भारत की जो स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूत करेगा, यानी कि भारत की जो छवि है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है अगर भारत ऐसा एजेंडा अपनाता है। तो ये पूरा एडिटोरियल में बताया गया था। ठीक है। अब चलते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है? हमारी न्यूज है नेट FDI नेगेटिव फॉर 4th मंथ इन अ रो इन नवंबर 2025। यानी कि भारत जो है उसमें नवंबर में 2025 में लगातार चौथे महीने में जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो नकारात्मक रहा, यानी कि नेगेटिव में चल रहा है हमारा। ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो उच्च प्रत्यावर्तन, यानी कि हम यहाँ पर देखें रिपैट्रिएशन जो है सबसे ज्यादा हो चुका और विदेशी कंपनियों के द्वारा डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यानी कि जो हमारे पास जो फॉरेन कंपनीज थी उनके द्वारा अब भारत में जो है डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि जहां पर भी उन्होंने पैसा लगाया था वो अपना पैसा जो है वापस ले रहे हैं, यानी कि भारत में अब इन्वेस्टमेंट कम हो चुका है। इसके अलावा नवंबर में जो है रेपिटेरिएशन जो है लगभग 5.3 से लेकर 5.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था, जो कि अभी हाल ही के महीनों में सबसे अधिक था, यानी कि ये अधिक हो चुका है रेपिटेशन। ग्रॉस FDI इन्फ्लोज देखें, अगर हम कुल आने वाले निवेश की बात करें तो 6.4 बिलियन डॉलर है, उसके आसपास जापान, सिंगापुर, अमेरिका, इनसे सबसे ज्यादा आया है हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट। लेकिन रेपिटेरिएशन जो है और आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स ने इसको और ज्यादा नेगेटिव बना दिया है।
पिछले महीने की अगर हम तुलना करें तो अक्टूबर में जो है, अक्टूबर 2025 में 1.67 बिलियन डॉलर था, सबसे अधिक नकारात्मक यानी कि सबसे ज्यादा नेगेटिव यही था। इसके अलावा सितंबर में 1.66 बिलियन डॉलर था। इसके साथ ही 2025 में जो हम देख रहे हैं 2025 में 215 मिलियन डॉलर है, ठीक है। इसके अलावा यानी कि ये मिलियन में आ चुका, बिलियन से अब मिलियन में आ चुका, यानी कि बहुत ही कम है। यहाँ पर भी आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेड में, रेड जो है ये काफी ज्यादा नेगेटिव में हमारे पास जा रहा है। अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन चारों मंथ्स में जो है एफडीआई हमारा बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर वाइज देखें, अलग अलग सेक्टर्स में कैसा इसका जो है व्यवहार रहा है, तो अप्रैल से लेकर हम सितंबर की अगर हम बात करें 2025 में, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो है सेक्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, उसमें करीब 9 बिलियन डॉलर यानी कि सबसे अधिक रहा। सर्विस सेक्टर में करीब देखें तो 5 बिलियन डॉलर रहा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। ट्रेडिंग में 2.78 बिलियन डॉलर। इसका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में जो है 2 बिलियन डॉलर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 1.57 बिलियन डॉलर। केमिकल्स में 534 मिलियंस, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में सबसे कम रहा 233 मिलियन डॉलर जो है, इतना बहुत ही कम रहा, ठीक है। इसके अलावा ये जो इसके बाद अगर हम देखें तो ग्रॉस इनफ्लोज और आउटफ्लोज, क्या इनफ्लोज क्या होता है, यानी कि जो कुल आने वाला हमारे पास निवेश कितना है, यानी कि फॉरेन से हमारे पास जो है कितनी करेंसी या फिर कितना पैसा आया है। इनफ्लोज, आउटफ्लोज यानी कि फॉरेन कितना गया है। आने वाला निवेश अगर हम देखें तो पिछले साल से अधिक रहा है हमारा, 6.4 बिलियन डॉलर रहा है। इसके अलावा सेक्टर कौन से थे यहाँ पर, फाइनेंशियल सर्विसेज थी, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, ये सब थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें डिस इन्वेस्टमेंट कितनी रही हमारी, तो 5.3 से 5.34 बिलियन, यानी कि मुख्य कारण इसका यही है कि जो हमारी नेट एफडीआई थी वो 446 मिलियन डॉलर रही है। आउटवर्ड यानी कि भारतीय कंपनियों के द्वारा जो बाहर जाने वाला निवेश कितना था, जो अगर हम देखें तो 1.51 बिलियन डॉलर है। इसमें जो सेक्टर्स हैं प्रमुख तौर पर मैन्युफैक्चरिंग का है, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज, ये सब है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो लगातार जो भारत है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र है उसको भी कम करता जा रहा है, यानी कि खो रहा है एक तरह से अपनी स्थिति को इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि जो हमने एफडीआई देखा था उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि एफडीआई जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही कम हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, ट्रंप विदड्रॉज टैरिफ आफ्टर नाटो एग्रीज टू ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हाल ही की घटनाओं के अनुसार अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के साथ ग्रीनलैंड पर एक फ्रेमवर्क समझौते पर सहमति जताई और यूरोपीय देशों पर जो लगने वाला टैरिफ है उसको वापस ले लिया, यानी कि एक तरह से सहमति बन चुकी है यूरोपियन कंट्रीज को और ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर, ठीक है। तो ट्रंप, अभी हमने देखा ट्रंप ने दावोस में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में थे, WEF में, और उस समय उन्होंने जो बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च किया। उन्होंने नाटो के सेक्रेटरी जनरल जो थे मार्क रूटे, उनके साथ बैठक की उसी समय दावोस में, जिनमें ग्रीनलैंड और पूर्व आर्कटिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा पर भविष्य के जो कुछ समझौते तय किए गए और एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ। तो ट्रंप ने क्या कहा कि जो पहले 8 यूरोपीय कंट्रीज से उन पर 10% टैरिफ लगने वाला था, जो कि बाद में 25% तक बढ़ सकता था, तो अब उन्होंने वापस ले लिया है। टैरिफ इसलिए धमकी के तौर पर लगाया गया था उनके द्वारा क्योंकि डेनमार्क और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वो ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेचने के पक्ष में नहीं थे या फिर उसको कंट्रोल करने से इनकार कर रहे थे। तो ट्रंप ने इसी तरह कहा कि ये जो डील है अमेरिका को टोटल एक्सेस देगी, खास करके जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एक्सेस जो रहेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें जो समझौता हुआ, अब उसमें जो है अमेरिका को क्या फायदा हुआ, हालांकि ये ग्रीनलैंड बेचा नहीं गया, लेकिन अब यहाँ पर जो है यूएसए के मिलिट्री एक्शंस रहेंगे, यानी कि मिलिट्री एक्सेस पूरा रहेगा, इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक एक्सेस भी रहने वाला है। तो ये मजबूरी में आकर, यानी कि एक तरह से मजबूर होकर यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका की बात माननी पड़ी, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो है पूरा एक्सेस मिलने वाला है, तो फोर्स इस्तेमाल करने से
इनकार नहीं, मतलब इनकार कर दिया कि वो फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ ही पूरी तरह का ये डिप्लोमेटिक यू टर्न हुआ है, यानी कि पहले जैसे कि बिल्कुल भी जो ग्रीनलैंड था, है ना, उसको कोई भी जो यूरोपियन कंट्रीज थी या डेनमार्क था जिसका एक स्वायत्त क्षेत्र है, वो अमेरिका को नहीं देना चाहता था, लेकिन अब उनको मजबूरी में कहीं ना कहीं ये जो है उनको एक्सेस देना पड़ा इसका। अब देखिए ग्रीनलैंड का जो समझौता ये काफी ज्यादा लंबे समय से चल रहा है, यानी कि जो ट्रंप है उसकी नजर जो है 2019 से, जब उसका पहला कार्यकाल था, तब से ही जो है ग्रीनलैंड पर उसकी नजर जो है पड़ी हुई है कि वो ग्रीनलैंड को खरीद कर रहेगा, क्योंकि जो अलास्का का क्षेत्र था वो भी ऐसी ही कुछ डील हुई थी। वो क्या था, मतलब अलास्का के, जब अलास्का को बेचा गया था रशिया के द्वारा अमेरिका को, तो उस समय ये कहा जाता था कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा बंजर सा क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन बाद में वहां पर अब बहुत सारे मिनरल्स मिलने शुरू हुए। तो इसी तरह यूएसए जो चाहता है वो हमें ग्रीनलैंड पर क्या है डायरेक्टली, वहां पर ग्रीनलैंड में जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ट्रंप की नजर अब इस तरफ है कि अब अगर उसको पूरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाते हैं ग्रीनलैंड से, तो फिर उसको जो है चाइना पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, यानी कि वो चाइना से उसका कोई लेना देना ऐसे में नहीं रहेगा। फिर चाहे ट्रंप जब भी चाहे चाइना पर अटैक कर सकता है किसी भी तरह से। तो इसी चीज को लेकर जो 2019 में एक बार पहले ये बात हो चुकी थी, लेकिन तब भी मना कर दिया गया था। इसके अलावा अब फिर से ग्रीनलैंड पर दावा किया गया ट्रंप के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया कि जो ग्रीनलैंड है उसके आसपास का जो नॉर्थ आर्कटिक क्षेत्र है उसमें जो रशिया चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तो इसी वजह से जो यूएस थे, यानी कि उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को भी यही कहा कि हमें यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेटेजी को चलाना होगा। तो इसी तरह दावोस स्विट्जरलैंड में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें यह समझौता हुआ है, और इसमें प्रमुख बिंदु क्या रहेंगे, 1951 समझौता जो था उसका अपडेट किया गया है, यानी कि अमेरिका को बेस सुविधाएं दी जाएंगी, छोटे सॉवरेन जो एनक्लेव्स है, एनक्लेव्स जो यानी कि अमेरिका नियंत्रण वाले क्षेत्र वहां पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 1951 में समझौता क्या हुआ था उसको थोड़ा देखते हैं इसको, यानी कि अपडेट करके जो अब फिर से समझौता हुआ है। अमेरिका और डेनमार्क के बीच डिफेंस ऑफ ग्रीन लैंड एग्रीमेंट हुआ था। इससे अमेरिका की जो ग्रीनलैंड में स्थायी सेना उसको पहुंच मिल चुकी थी, यानी कि वो परमानेंट अपनी सेना रख सकते थे, लेकिन संप्रभुता जो है वो डेनमार्क के पास ही रही थी, यानी कि डेनमार्क ही इसका एक तरह से मालिक था। ठीक है, तो इसी तरह नाटो के तहत हुआ था और समझौता जो है काफी लंबे समय के लिए किया गया था, तो इसी को अपडेट कर दिया गया। इसके साथ ही गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ग्रीनलैंड की भूमिका का भी एक यहाँ पर बिंदु रहा है, खनिज संसाधनों तक पहुंच रही है। नाटो की जो आर्कटिक सिक्योरिटी है उसमें प्रतिबद्धता को जताया गया कि सिक्योरिटी को लगातार जो है बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जो मतलब ट्रंप जो इसको खरीदना चाहते थे, लेकिन अब उनको एक बार एक्सेस मिल चुका है पूरा ग्रीनलैंड का, तो अब वो खरीदने के बारे में अभी फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, पुतिन ऑफर्स टू पे $1 बिलियन फ्रॉम रशियाज फ्रोजन एसेट्स टू गाजा बोर्ड ऑफ पीस। पुतिन ने गाजा बोर्ड ऑफ पीस को रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों में $1 अरब का भुगतान करने की जो है $1 बिलियन भुगतान करने की एक तरह से बात कह दी है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट सीट के लिए $1 बिलियन जो है वो पे करेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बोर्ड ऑफ पीस जो है शुरू किया जा रहा है। हमने पहले अभी न्यूज देखी अभी आज ही कि इसमें भारत को भी इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो पुतिन ने क्या कहा कि रूस फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपने संबंधों को देखते हुए ही उसने बोर्ड में औपचारिक भागीदारी का फैसला ना हुआ हो, फिर भी अमेरिका में जितनी भी उसकी संपत्ति जो फ्रीज की गई है, ठीक है, तो उससे $1 अरब जो है इस बोर्ड को दे सकता है। यानी कि जो पिछली जो बाइडेन प्रशासन था उस समय, जो बाइडेन की जब गवर्नमेंट थी यूएस में, तो जो है उसी दौरान सैंक्शंस के कारण कुछ संपत्ति एसेट्स जो है रशिया के ब्लॉक किए गए थे यूएस में। तो ये जो पूरी अमाउंट है मुख्य रूप से गाजा स्ट्रिप के पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होगी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा कहने और करने में बहुत फर्क होता है। इसके अलावा क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने क्या कहा कि इसके लिए अमेरिका को इन संपत्तियों को पहले अनब्लॉक करना होगा, फिर ही वो इन पेमेंट को यानी कि इस अमाउंट को पे कर सकते हैं। पुतिन ने यही बात सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कही और फिलिस्तीनी नेता जो महमूद अब्बास है उनसे मुलाकात भी हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा ट्रंप ने पुतिन की इस बात पर जो है एक तरह से पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, यानी कि ट्रंप कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं कि रशिया जो अब उनकी साइड आ रहा है।
हालांकि हो सकता है ये रशिया की भी कोई एक चाल हो, कोई अपनी एक रणनीतिक मतलब अपनी एक रणनीतिक सोच के साथ चल रहा हूँ। तो अब क्या है, वह क्योंकि वह फ्रीज एसेट्स को अनलॉक करने का दबाव बना सकता है और गाजा मुद्दे पर मुस्लिम दुनिया में अपना समर्थन दिखा सकता है। रूस जो है, इसके अलावा रूस अभी बोर्ड में शामिल होने का अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बात कही है कि जो संपत्ति यानी कि जो इनकी जो प्रॉपर्टी जो भी एसेट्स है यूएस में फ्रीज किए गए हैं उसको अगर अनफ्रीज किया जाए तो फिर जो है अमेरिका के इस बोर्ड ऑफ पीस में रशिया जो है वो शामिल हो सकता है। अब देखिए बोर्ड ऑफ पीस में हम बहुत बार इसको देख चुके हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या, उद्देश्य वही है, सबसे पहले सीज फायर कराना गाजा और जो है वहां पर अभी इसराइल में चल रहा है युद्ध, इसके साथ ही गाजा का बड़े पैमाने पर फिर से इसको रिकंस्ट्रक्शन करना, इसका डेवलपमेंट करना, बुनियादी ढांचे की पहल को फिर से शुरू करना, गाजा में स्थिर कानून, एक अच्छा प्रशासन स्थापित करना, हालांकि यानी कि एनकैग यानी कि नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, इसके साथ मिलकर काम करना, इसके अलावा पूरे मानवीय सहायता आर्थिक पुनर्द्वार को फिर से समन्वित करना, इसके साथ ही पूरे विश्व के संघर्ष के लिए एक मॉडल के रूप में काम करना। ठीक है, यानी कि ट्रंप क्या दावा करता है कि बोर्ड सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि बाकी विश्व की चुनौती जिसमें यूक्रेन और जितने भी संघर्ष चल रहे हैं उनको भी संबोधित कर सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने का वादा, लेकिन कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि ये यूएन का विकल्प मानते हैं इसको, यानी कि एक तरह से यूएन जो है ये यूएन की जगह ले सकता है, यूएन के ऑप्शन पर इसको लाया जा रहा है। ठीक है, ट्रंप इसके चेयरमैन रहेंगे, इसके अलावा और बहुत सारे इसमें जो मार्को रूबियो जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के जो है वो भी इसमें शामिल होंगे, जारेड कुशनर, टोनी ब्लेयर, स्टीव विटकॉफ, अजय बंगा, ये सब इसमें शामिल रहेंगे। इसके साथ ही स्थायी सदस्यता के लिए जो है $1 अरब की जो है फीस लगेगी, यानी कि अगर आपने इसका परमानेंट मेंबर बनना है तो अब तक करीब इसमें 35 देश जुड़ चुके हैं, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, हंगरी, रूस, चीन जैसे देश अभी तक इसकी स्टडी कर रहे हैं कि इसका हमें शामिल इसमें होना है या फिर नहीं। हालांकि भारत जो उसने भी इस चीज से दूरी बनाकर रखी है, यूरोपियन देश जिसमें यूके, फ्रांस, इन सभी ने भी इस चीज से दूरी बनाकर रखी हुई है। तो ये जो बोर्ड है ट्रंप की कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा है, जो कि 20 पॉइंट जिसमें रखे गए थे जो इनकी सीज फायर करवाने के लिए। अभी जो है कुछ लोग मतलब इसको क्या मानते हैं कि ये जो ट्रंप है ये अपना अलग से एक नाटो तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ पैसे की पावर से चलेगा, यानी कि जो जितना पैसा ज्यादा देगा इस बोर्ड ऑफ पीस को उतना ही ज्यादा जो है मतलब उसके पास पावर होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रंप है वो हालांकि उसके लिए ये पैसा इकट्ठे करने का अच्छा तरीका है, मतलब कि बहुत सारी जगह से जो है संपत्ति इकट्ठी कर ली जाए और फिर बाद में जो है ट्रंप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, क्योंकि आखिर में जो चेयरमैन है वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड पैलेस्टीन, यानी कि लास्ट टाइम जो पीएम नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन में कब गए थे, 2018, 2015, 2022 और 2020। इसका सही आंसर जो आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना होगा। अब मिलेंगे हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।